गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ने जा रहे हैं। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड मतलब आधुनिक युग से पहले का समय। जैसा कि आपको पता है, इतिहास के हर दौर में जो इंसान है, मानव जो है, वो समाज एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते गए हैं, है ना। बहुत पहले से एक दूसरे के नज़दीक आते आ जा रहे हैं। पहले के समय से ही यात्री, प्राचीन काल से ही जो यात्री है, ट्रेवलर्स है, व्यापारी हैं, ट्रेडर्स है ना, पीसेंट्स है ना, पिलग्रिम्स हैं, ये सब जो हैं वो आध्यात्मिक शांति के लिए या यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यातनाएं पर जाते रहे हैं। इनकी यात्राओं में लोग तरह तरह की चीज़ें, पैसा, जो मूल्यवान चीज़ें हैं वो, उनका हुनर, उनके विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि जो बीमारियाँ हैं, कीटाणु हैं, वो साथ लेकर चलते हैं। 3000 पहले, 3000 जो है BCE के पहले समुद्री जो जो समुद्री तट थे पर आने वाले व्यापार, जो समुद्री तट पर होने वाले व्यापार के माध्यम से जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उस इलाके से भी जुड़ी हुई थी, जिसे आज हम क्या कहते हैं, वेस्ट एशिया के नाम से जानते हैं, है ना। उसके बाद जो है हजारों साल से भी ज़्यादा समय से जो मालदीव है वो समुद्र में पाई जाने वाली कोड़ियाँ, पैसे, मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चीन और जो ईस्ट अफ्रीका तक पहुंचती रही है ना। बीमारी फैलने और कीटाणु को दूर दूर फैलाने का इतिहास भी 7वीं सेंचुरी तक ढूंढा जा सकता है। 13वीं सेंचुरी के बाद तो इसके प्रचार को निश्चय ही साफ देखा जा सकता है। उसके बाद आता है सी रूट्स लिंक इन वर्ल्ड, है ना। जो सी रूट थे वो किस प्रकार से जो है दुनिया से जुड़ा। रेशम मार्ग, सिल्क मार्ग को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, रेशम मार्ग। रूट, सिल्क रूट से जुड़ी दुनिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जो 17वीं सदी से पहले होने वाले जो आदान प्रदान थे उनके दो उदाहरण क्या थे, है ना। एशिया से और अमेरिका महाद्वीप के बारे में हम चुनते हैं। एशिया, चीन एशिया का एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है, नेशन है। सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से जो वेस्ट को भेजे जाने वाले जो चीनी रेशम, सिल्क को इतना महत्व था कि चीनी जो रेशम था, सिल्क जो था, उतना महत्वपूर्ण, कितना महत्व है। इसी रास्ते से जो चीनी के जो प्रिस्ट है, पादरी हैं, है ना, वो जाती थी और इसी रास्ते से भारत और जो साउथ ईस्ट एशिया के कपड़े और मसाले दुनिया के दूसरे भागों तक पहुंचाए जाते थे। वापसी में सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। और अमेरिका में क्या होता था कि जो आलू है, सोया है, मूंगफली, मक्का, टमाटर, है ना, ये सब चीज़ें सारे देश जो बहुत सारे दूसरे खाद्यान्न जो पदार्थ, खाने की जो चीज़ें हैं, लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थी। वे खाद्यान्न पदार्थ यूरोप और एशिया से तब पहुंचते थे, एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर जो कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया था, जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा, है ना। दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी कि जो अमेरिकी इंडियंस हैं से हमारे पास आए हैं, ठीक है। ये तो हमने आपको उदाहरण बताए। और जो पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियां और जो
बीमारियों के जो वैश्विक प्रचार है उसमें अमेरिकी भूभागों में उपनिवेशीकरण किस प्रकार मददगार थे। 17 सदी के मध्य में, है ना, आते जाते जो पुर्तगालीस थे, स्पेनिश थे, सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। उन्होंने अमेरिका के जो उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। यूरोपीय सेनाएं केवल अपने सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीती थी। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियार को परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिक अपने और अफसर के साथ यहाँ पहुँचे थे। लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोध क्षमता नहीं थी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुए। एक बार जो ये डिजीज़ थी, संक्रमण शुरू होने के बाद तो ये बीमारी पूरे महाद्वीप पर फैल गई। यहाँ जो यूरोपीय लोग नहीं पहुँचते थे, वहाँ के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। इसने पूरे के पूरे समुदाय को खत्म कर डाला। इस प्रकार कुटपेशियों को जीत का रास्ता आसान होता चला गया। रिंडरपेस्ट और द कैटल प्लेग। रिंडरपेस्ट या मवेशी जो प्लेग था वो ये अफ्रीका में ये आया था। रिंडरपेस्ट का आना, इसका संक्षिप्त टिप्पणी में हम इस प्रकार कर सकते हैं कि अफ्रीका में जो रिंडरपेस्ट नाम की एक बीमारी सबसे पहले 1880 में आखिरी सालों में दिखाई दी। ये मवेशियाँ जो जानवर होते हैं उसमें प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों का जो आजीविका था और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। उस समय पूर्वी अफ्रीका और जो एरिट्रिया पर हमला कर रहे जो इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए ईसाई देशों से जानवर लाए जाते थे। यह बीमारी ब्रिटिश जो आधिपत्य वाले एशियाई देश से आए इन्हीं जानवरों के जरिए यहाँ पर पहुँची। अफ्रीका के जो ईस्ट हिस्से से जो कॉन्टिनेंट में दाखिल होने वाली ये बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी जो वेस्ट अफ्रीका थी उसमें फैलने लगी। 1892 में यह अफ्रीका के जो अटलांटिक कोस्ट है तक पहुंच गई। 5 साल बाद यह अफ्रीका का जो दूर दक्षिणी हिस्सा है, साउथ हिस्सा है, वहाँ तक पहुंच गई और रिंडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों की मौत को नींद सुला दिया। ठीक है, उसके बाद जो है भारत में जो अनुबंधित श्रमिकों का आना। भारत में जो गिरमिटिया श्रमिक को लेकर लाया जाना भी 19th सेंचुरी की दुनिया की विविधता को प्रतिबिंबित करता है। यह तेज जो इकोनॉमिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों के आय में वृद्धि और दूसरों के बेहिसाब गरीबी, कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न नए रूपों में आता है। 19th जो सेंचुरी थी, इन द 19th सेंचुरी, है ना, उसमें क्या हुआ, भारत और चीन के लाखों मजदूर जो थे, मजदूरों को जो प्लांटेशन थी, खादान थे और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजना के काम करने के लिए दूर दूर तक देशों में ले जाया जाता था। जो भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंधित या एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। इन एग्रीमेंट में ये शर्तें होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल काम कर लेंगे तो वह स्वदेश लौट सकते हैं, वापस अपने देश आ सकते हैं। भारत में ज़्यादातर जो अनुबंधित श्रमिक थे वो ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे।
19वीं सेंचुरी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगे थे। जो स्मॉल कुटीर उद्योग खत्म हो गए थे और ज़मीन का भाड़ा बढ़ गया था। ठीक है, खानों और जो बागान थे उनकी ज़मीनों को साफ कर दिया गया था, है ना, उनके ज़मीन को साफ कर दिया गया था। इन परिवर्तनों से कुटीर उद्योग जो थे वो खत्म हो गए थे, ज़मीन का जो है भाड़ा बढ़ गया था, खानों और जो बागवान थे उनके लिए ज़मीन को साफ कर दिया गया था। इन परिवर्तनों से जो गरीब के जीवन पर गहरा असर पड़ा। वे बटाई पर ज़मीन तो ले लेते थे लेकिन उनका भाड़ा नहीं चुका पाते थे। उन पर कर्ज जो है बढ़ने लगा और काम की तलाश में उन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़े थे। ठीक है, मजदूर अब क्या हुआ, मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों को के एजेंट किया करते थे। एजेंटों को कमीशन मिलता था। बहुत सारे जो बाहर के से आए लोग जो थे अपने गांव के होने वाले जो बीमारी है या उससे बचने के लिए, उसकी पीड़ा से बचने के लिए अनुबंध में काम करने लग जाते थे, है ना, मतलब उसकी शर्तों पर काम करने जाते थे। एजेंट भी जो प्रवासी आते थे, बाहर के लोग आते थे, उनको फंसाने के लिए झूठी जानकारी देते थे। यहाँ वहाँ जाना है, यात्रा के साधन क्या होंगे, क्या काम करना होगा, या नई जगह पर काम व जीवन का हालत कैसे होंगे, इस बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती थी। बहुत सारे जो बाहर के लोग आए रहते थे, यह भी नहीं बताया जाता था कि उनकी लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है। अगर कोई मजदूर अनुबंध के लिए राजी नहीं होता तो एजेंट उनका अपहरण कर लेते थे। ऐसी स्थिति थी। ठीक है, अब 19वीं सेंचुरी में इस अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा के नाम से भी क्या दिया उनको, नई दास प्रथा, न्यू सेल्वरी, है ना, न्यू सिस्टम ऑफ सेल्वरी के नाम दिया। बागानों में और जो कार्यस्थल थे पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था कि वे जैसी उम्मीद कर रहे थे वैसे वहाँ हालात नहीं है। नई जगह का जीवन एवं कार्य कठोर था। मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने के लिए कुछ भी नहीं था उनके पास। उसके बाद मजदूरों ने भी ज़िंदगी बसर करने अपने तरीके ढूंढ निकाले। बहुत सारे तो भागकर जंगलों में चले गए। अगर ऐसे मजदूर पकड़े जाते तो उन्हें भारी सजा दी जाती थी। और बहुतों ने अपनी पुरानी और नई संस्कृति को संमिश्रण करके व्यक्तित्व और सामूहिक आत्माभिव्यक्ति के नए रूप खोज लिए, है ना। बहुत सारे इन्होंने इस प्रकार से काम किए थे। भारत में विदेशों में भारतीय जो उद्यमी थे वो किस प्रकार थे। विश्व बाजार के लिए जो खाद्य पदार्थ और जो फसलें हैं उगाने के वास्ते जो पैसों की आवश्यकता पड़ती थी। बड़े जो बाग थे, बगीचे थे, उनके लिए जो बाजार और बैंकों में पैसा लिया जाता था। लेकिन छोटे मोटे किसानों का क्या होता। यहाँ की जो देसी साहूकार और महाजन दृश्य में आते थे। आपने शिकारी पूर्व श्राफ ऑफ न्यूटिकॉल्स कटई टेरिया के बारे में सुना है। ये उन सारे बैंकरों और व्यापारियों में से थे जो मध्य और जो साउथ ईस्ट एशिया के जो एक्सपोर्ट खेती के लिए कर्जे देते थे। इनके लिए वे या तो अपनी जेब से पैसा लगाते थे या फिर यूरोपीय बैंकों से कर्ज लेते थे। उनके पास दूर दूर तक पैसे कम पहुंचाने की एक व्यवस्थित पद्धति होती थी। यहाँ तक कि उन्होंने जो व्यवसायिक संगठन है ना, और जो क्रियाकलाप है उसके देशी स्वरूप को भी विकसित कर दिया था। भारत व्यापार किस प्रकार का था। भारत में पैदा होने वाले महीन कपास को यूरोपीय देशों में एक्सपोर्ट किया जाता था और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ब्रिटेन में भी कपास के उत्पादन बढ़ने लगा था। इसी कारण यहाँ के जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थे, उद्योगपति थे, उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के इंपोर्ट पर रोक लगाए और जो स्थानीय लोकल जो उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उसकी रक्षा करें। और उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण 19वीं शताब्दी में शुरुआत में ही ब्रिटिश कपड़ा
उत्पादन प्रोड्यूसर दूसरे देशों के लिए भी अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे थे। जो बाउंड्री शुल्क था, टैक्स था, उसकी व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजार में बेदखल हो जाने के कारण भारतीय कपड़ों को दूसरे इंटरनेशनल बाज़ारों में भी भारी कंपटीशन का सामना करना पड़ा। यदि भारतीय निर्यात जो एक्सपोर्ट था उसका डाटा का अध्ययन करें तो पता चलता है कि सूती जो कॉटन क्लोथ्स है उसके एक्सपोर्ट में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था। सूती कपड़े का निर्यात में लगातार एक्सपोर्ट में लगातार गिरावट आ रही थी। सन 1800 के आसपास जो है एक्सपोर्ट में सूती कपड़े का जो परसेंटेज था वो 30 था और 1815 में घटकर 15% रह गया। 1870 तक यह केवल 3% ही रह गया था। तो फिर भारत किन चीज़ों का एक्सपोर्ट करता, जो डेटा था उसके माध्यम से फिर एक कहानी सामने आई कि जो निर्मित वस्तु थी उसके एक्सपोर्ट घटता जा रहा था और उतनी ही तेज़ी से कच्चे मालों का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ता जा रहा था। 1812 से लेकर 1871 के बीच जो है वो जो कच्चे कॉटन था उसका निर्यात 5% से बढ़कर 35% हो गया था। ठीक है, कपड़ों की जो रंगाई थी, है ना, तो रंगों की जो कलरिंग करने का काम जो था, रंगाई करने का जो था, उसके इस्तेमाल होने वाले जो नील ब्लू जो थी का भी कई सेंचुरी तक बड़े पैमाने तक निर्यात होता रहा। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है कि 1820 के सेंचुरीज से चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का जो एक्सपोर्ट किया जाता था, है ना, चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का एक्सपोर्ट किया जाने लगा था। कुछ समय तक तो जो भारतीय एक्सपोर्ट में अफीम का हिस्सा ही सबसे ज़्यादा रहा। ब्रिटेन की सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती थी और उसे चीन के एक्सपोर्ट कर देती थी। अफीम के निर्यात से जो पैसा मिलता था उसके बदले चीन से ही चाय और दूसरे पदार्थों को इंपोर्ट किया जाता था। 19वीं शताब्दी में भारतीय जो बाज़ार थे, मार्केट थे, उसमें जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट उत्पाद होते थे, जो प्रोड्यूस किया जाता, उसकी बाढ़ सी आ गई थी। भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाली जो खाने और वह कच्चे मालों का एक्सपोर्ट का मुनाफा हुआ। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत ज़्यादा होती थी। भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिवेश की व्यवस्था में रहता था। इसका मतलब ये था कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन को ही फ़ायदा रहता था। ब्रिटेन इस मुनाफे के सारे दूसरे देशों के साथ होने वाले जो व्यापारिक घाटे थी उसकी भरपाई कर लेता था, है ना। बंदोबस्त ऐसे ही काम करता था जिससे एक देश के मुकाबले दूसरे देश का होने वाले घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के साथ व्यापार में मुनाफा कमा लिया जाता था। ब्रिटेन के घाटे की भरपाई में मदद देते हुए भारत ने 19वीं सेंचुरी की विश्व जो अर्थव्यवस्था है उसका रूप तय करने की एक अहम भूमिका अदा करी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा लेसन का इम्पोर्टेंट पार्ट ख़त्म होता है।